हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है चैप्टर का एक कहानी यह भी, और इसके जो लेखक का नाम है वो है मनु भंडारी। देखिए 1 से लेके 13 तक के जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पहले से ही मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए, पूरे देख लीजिए आप। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे सोशल साइंस और संस्कृत की भी वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और छोटा सा एक लाइक कर दीजिए। इतना सा ही आपसे हम उम्मीद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। वे थे लेखिका के पिताजी और लेखिका की हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल। पिताजी ने लेखिका को राजनीतिक बहसों में शामिल करके देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को क्रियाशील, जागरूक और आंदोलनकारी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दूसरा, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि बटियार खाने में खाना पकाना चलता रहता है। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ नष्ट हो जाती है। उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए उसे बटियार खाना संबोधित किया है। तीसरा प्रश्न, वह कौन सी घटना थी, यहाँ थी कीजिएगा, जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपने आँखों पर विश्वास हो पाया न अपने कानों पर। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को पत्र लिखकर कॉलेज में बुलवाया। पिता को लगा कि उनकी पुत्री ने कॉलेज में अवश्य ही कोई गंभीर शरारत की होगी, अतः पत्र पढ़कर वे भड़क उठे। क्योंकि मैं पहले से ही लेखिका के विद्रोही रुख से परेशान रहते थे, मैं की जगह वे कीजिएगा। उन्हें लगा कि इस लड़की के कारण उन्हें सिर झुकाना पड़ेगा, इसलिए वे बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए। जब कॉलेज पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनकी लड़की तो सब लड़कियों की चहेती नेत्री है, उसकी ही सब बात जो है मानती है बाकी की लड़कियां, और उसके कहने पर सब लड़कियां छोड़कर मैदान में आ जाती है। कक्षा को छोड़कर कहाँ जाती है? मैदान में। इसलिए प्रिंसिपल का कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर पिता का सीना गर्व से फूल गया और वे यह सुनकर क्या हो गए? गदगद हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल को उत्तर में यही कहा कि आंदोलन तो वक्त की पुकार है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। जब लेखिका की मां ने पिता की कही बात लेखिका को बताई तब वह यह सुनकर अवाक रह गई। उस समय ना उसको अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना ही अपने कानों पर यह हकीकत थी। हकीकत अर्थात सच्चाई। अगला चौथा प्रश्न, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उनके विचार जो है आपस में मेल नहीं खाते थे, इस बारे में आपको बताना है। लेखिका के पिताजी का स्वभाव क्रोधी, शक्की व अहमवादी था। वे लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन वे उसे घर के 4 दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को पिता की यह सीमा स्वीकार नहीं थी। वह सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। लेखिका ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। इससे लेखिका की उनसे क्या थी? वैचारिक टकराहट थी। 5वां प्रश्न, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सन 1942 से 1947 तक का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इस काल में पूरे देश में देशभक्ति की भावना अपने पूरे जोश के साथ बह रही थी। जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, जुलूस और प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। ऐसे देशभक्ति के वातावरण में मनु भंडारी भी अपना उत्साह और जोश दिखाने में पीछे नहीं रही। लड़कों के बीच उन्होंने खुलकर नारेबाजी की और भाषण दिए। इस प्रकार आंदोलनों में मनु की भूमिका एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी की ही रही। अगला 6वां प्रश्न, लेखिका ने बचपन में
अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज की लड़कियों के लिए स्थितियाँ ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, लेखिका ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अपने भाई बहनों के साथ गुल्ली डंडा खेलने, पतंग उड़ाने के खेल अपने घर की सीमा के अंदर ही खेले। लेकिन उस जमाने में घर की दीवारें केवल अपने घर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक दृष्टि से पूरे मोहल्ले तक फैली हुई थी। उस समय किसी के घर जाने में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। आज लड़कियों के लिए स्थितियों में पूरी तरह बदलाव आ गया है। लड़कियों को खेलने और घूमने की स्वतंत्रता सीमा से अधिक मिल गई है। इसी आधार पर जिला व राज्य और देश स्तर पर भी वे खेलने जाती हैं। अगला प्रश्न 7th, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। यह सत्य है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सुख दुख में सबसे पहले आस पड़ोस के ही लोग काम आते हैं और सहयोगी बनते हैं। लेकिन वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता और टीवी संस्कृति के प्रभाव में महानगरों की कल्चर में रहने वाले लोगों को इतना आत्म केंद्रित बना दिया है कि वे आस पड़ोस के जीवन से मानो बेगाने हो गए हैं। यहाँ मानव की जगह मानो कीजिएगा। अगला 8वां प्रश्न, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो इसका उत्तर देखिए, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों में त्यागपत्र, सुनीता, शेखर एक जीवनी, चित्रलेखा आदि है। इसके साथ ही लेखिका ने शरत, प्रेमचंद, यशपाल आदि के साहित्य को भी पढ़ा। तो ये थे चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।